नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। उच्चतम न्यायालय ने संरक्षित वनों के लिए न्यूनतम 1 किलोमीटर का पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र अनिवार्य किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ योजना शुरू की। उच्चतम न्यायालय ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में निर्माण कार्य को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया। स्टॉकहोम +50 सम्मेलन का आयोजन किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता का पालन नहीं करने वाले खेल निकायों का वित्त पोषण बंद करे। उच्चतम न्यायालय ने पीआईएल दायर किए जाने पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि लग्जरी मुकदमेबाजी अदालत का समय नष्ट कर रही है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इस अंक में सबसे पहले चर्चा करते हैं पेपर 3 के टॉपिक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। उच्चतम न्यायालय ने संरक्षित वनों के लिए न्यूनतम 1 किलोमीटर का पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन अनिवार्य किया है। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों ओर का 1 किलोमीटर का क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र होना चाहिए। इस निर्देश का उद्देश्य वन्य जीव जैव विविधता की रक्षा करना है। आपको बता दें कि इको सेंसिटिव जोन में किसी भी नई स्थायी संरचना की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी। इको सेंसिटिव जोन में खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्तमान में इको सेंसिटिव जोन सीमा में चल रही गतिविधियां मुख्य वन संरक्षक की अनुमति से ही जारी रह सकती हैं। व्यापक जनहित में इको सेंसिटिव जोन की न्यूनतम चौड़ाई को कम किया जा सकता है। इससे पहले गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में कुछ निर्देश दिए थे। बाद में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास इको सेंसिटिव जोन की घोषणा के लिए दिशा निर्देश 2011 का एक सेट तैयार किया था। इको सेंसिटिव जोन का मतलब है पर्यावरण के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र। ये संरक्षित क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के भीतर मौजूद होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ESZ की पहचान और अधिसूचना जारी की गई है। ESZ के आसपास कई गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, जैसे कि पत्थर का उत्खनन, क्रशिंग इकाइयां स्थापित करना, उद्योग स्थापित करना, जल विद्युत परियोजनाएं, जलाऊ लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग और ठोस अपशिष्ट निपटान। इको सेंसिटिव जोन संरक्षित क्षेत्रों के आसपास एक तरह का आघात सहने वाला यानी शॉक एब्जॉर्बर का निर्माण करता है, शहरीकरण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव को कम करता है, स्वस्थानीय संरक्षण में मदद करता है और वनों के शरण को कम करता है। इसके अलावा ये मानव वन्य जीव संघर्ष में भी कमी लाता है। हालांकि इससे जुड़ी हुई कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कि उच्चतम न्यायालय का ये आदेश व्यापक जनहित के मामले में ESZ की न्यूनतम चौड़ाई को कम करने की अनुमति देता है, लेकिन ESZ अधिक होने से कई समस्याएं भी सामने आई हैं। और वे समस्याएं ये हैं कि इससे लोगों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए गोवा में खनन बंद होने से बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। इससे राज्य सरकार का राजस्व सीमित होता है, विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्यों का। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना शुरू की। ये श्रेष्ठ योजना कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के अनुसूचित जाति के गरीब और मेधावी छात्रों के लिए है। योजना का उद्देश्य ऐसे छात्रों को समान अवसर और उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करना है। इस योजना के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से छात्रों का चयन श्रेष्ठ के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा NETS के माध्यम से किया जाएगा। ये परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी। चयनित छात्रों को CBSE से जुड़े सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य सरकार की विकास पहलों तक पहुंच को बढ़ाना है। शिक्षा के क्षेत्र में सेवा से वंचित अनुसूचित जाति वाले प्रमुख क्षेत्रों में अंतराल को भरना है और इसके लिए स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए एक परिवेश सृजित किया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच मिल सकेगी, ताकि वे भविष्य के अवसरों का लाभ उठा सकें। श्रेष्ठ योजना के लिए जो पात्रता है, उसके तहत छात्र के माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष या इससे कम हो। 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम आय वाले माता पिता को इसमें वरीयता दी जाएगी।
इसके अलावा शारीरिक अक्षमता वाले छात्रों को इसमें वरीयता दी जाएगी और ऐसे आवासीय विद्यालयों के लिए जो पात्रता है उसमें स्कूल कम से कम पिछले 5 वर्षों से अस्तित्व में हो। पिछले 3 वर्षों में 10वीं और 12वीं कक्षा में ऐसे स्कूलों के बोर्ड के परिणाम 75% से अधिक रहे हों। 9वीं और 11वीं कक्षा में अनुसूचित जाति के अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश देने के लिए स्कूलों में पर्याप्त अवसंरचना मौजूद हो। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी होगी मोड 1 के तहत जिला प्रशासन और मोड 2 के तहत स्वैच्छिक संगठन या गैर सरकारी संगठन या अन्य संगठन। अगली खबर पेपर 1 के टॉपिक वास्तुकला से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में निर्माण कार्य को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया। श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना के तहत निर्माण गतिविधियों को चुनौती दी गई थी। ये एक विरासत गलियारा परियोजना है। इस याचिका में निर्माण गतिविधियों की वजह से प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के उल्लंघन को चुनौती का आधार बनाया गया था। इस अधिनियम के मुताबिक निषिद्ध क्षेत्र के 100 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं हो सकता है। उच्चतम न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार की निर्माण गतिविधियां व्यापक जनहित में आवश्यक हैं। साथ ही ये भी कहा कि ये गतिविधियां अवशेष अधिनियम के साथ साथ उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2019 में जारी निर्देशों के अनुरूप भी हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने कराया था। पुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र की पूजा की जाती है। इन्हें पवित्र त्रिमूर्ति कहा जाता है। पुरी भारत में 4 धाम तीर्थ यात्राओं में शामिल है। अन्य 3 धाम हैं द्वारका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम। मुख्य मंदिर का निर्माण कलिंग स्थापत्य कला शैली में किया गया है। मुख्य मंदिर एक वक्रीय संरचना है। ये मंदिर 4 वर्गों में विभाजित है। रेखा देउल की शैली में देउल, विमान या गर्भगृह, मुखशाला, नट मंदिर या नट मंडप या जगमोहन और भोग मंडप। स्टॉकहोम +50 सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्टॉकहोम +50 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इस सम्मेलन की थीम है स्टॉकहोम +50 सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ ग्रह हमारी जिम्मेदारी हमारा अवसर। वर्ष 1968 में स्वीडन ने पहली बार स्टॉकहोम सम्मेलन के विचार का प्रस्ताव रखा था। ये सम्मेलन मानव पर्यावरण पर वर्ष 1972 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 1972 के सम्मेलन में पहली बार पर्यावरण को एक महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दा बनाया गया था। इसके प्रमुख सिद्धांत हैं विकासशील देशों की सहायता करना, वन्य जीवन और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना, प्रदूषण को नियंत्रित करना और मानवाधिकारों पर बल देना। स्टॉकहोम सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की कार्य सीमाओं को विस्तारित करता है, जो अब तक देशों की संप्रभुता की अवधारणा पर निर्भर थी। इसने सर्वहित के लिए संयुक्त कार्रवाई के महत्व पर बल दिया। घोषणा में स्पष्ट रूप से राष्ट्रों के उनकी पर्यावरण नीतियों के अनुसार उनके संसाधनों का दोहन करने के संप्रभु अधिकार को स्वीकार किया गया है। स्टॉकहोम सम्मेलन ने वैश्विक असमानता को भी रेखांकित किया। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐसे समय में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने की तात्कालिकता पर सवाल उठाया था, जब बहुत सारे लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हों। पिछले 50 वर्षों में पर्यावरणीय चुनौतियों के संबंध में जागरूकता बढ़ी है। इससे राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसियों का प्रसार हुआ है। साथ ही वैश्विक पर्यावरण कानून के विकास को भी बढ़ावा मिला है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता का पालन नहीं करने वाले खेल निकायों का वित्त पोषण बंद करे। इस आदेश ने केंद्र को उन राष्ट्रीय खेल संघों को अनुदान, निधि और संरक्षण देने से रोक दिया है जो NSDCI 2011 का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। वर्ष 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने NSDCI को खेल निकायों के लिए देश का कानून घोषित किया था। NSDCI राष्ट्रीय खेल संघों के लिए वर्ष 1975 से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों का एक सेट है। NSDCI खेलों के प्रचार और विकास में शामिल अलग अलग एजेंसियों की जिम्मेदारी के क्षेत्रों को परिभाषित करता है। ये संहिता के तहत कवरेज के लिए पात्र राष्ट्रीय खेल संघों की पहचान करता है, साथ ही उनकी प्राथमिकताएं निर्धारित करता है। ये फेडरेशन द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रियाओं का विवरण देता है। ये सरकारी मान्यता और अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्रता की शर्तों को वर्णित करता है। राष्ट्रीय खेल संघ अनुशासन के समग्र प्रबंधन, निर्देशन, नियंत्रण, विनियमन,
पदोन्नति, विकास और स्पॉन्सरशिप के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार और जवाबदेह है। इन्हीं आधारों पर इन्हें संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। NSDCI अनुपालन के लाभ ये होते हैं कि इससे राष्ट्रीय खेल संघों में निष्पक्षता सुनिश्चित होती है और वैधानिकता आती है। इससे खेल क्षेत्र के कुप्रबंधन के मुद्दों को हल करने में मदद मिलती है और साथ ही खेलों में बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। हालांकि इसके लिए राष्ट्रीय खेल संघों की अपनी प्रमुख चिंताएं हैं, जैसे कि गुणवत्तापूर्ण खेल अवसंरचना की कमी है, पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है, योग्यता का अभाव है क्योंकि फेडरेशन के प्रमुख राजनेता होते हैं, धन की कमी का सामना करना पड़ता है और अक्सर संघों के सदस्यों के बीच हितों का टकराव देखा जाता है। उच्चतम न्यायालय ने PILs दायर किए जाने पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा है कि लग्जरी मुकदमेबाजी अदालत का समय नष्ट कर रही है। उच्चतम न्यायालय ने ऐसी बेबुनियाद जनहित याचिकाओं के कारण पैदा होने वाली समस्याओं को रेखांकित किया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं पर लग्जरी मुकदमेबाजी दायर करने के लिए दंड भी आरोपित किया है। जनहित याचिका ऐसी मुकदमेबाजी है जहां लोक भावना से प्रेरित कोई व्यक्ति या समूह बिना किसी व्यक्तिगत हित के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है। इस याचिका के पीछे मुख्य उद्देश्य व्यापक जनहित में मूल अधिकारों का प्रवर्तन करवाना होता है। जनहित याचिका के महत्व की बात करें तो ये ऐसे लोगों को न्याय दिलाता है जो अज्ञानता, निर्धनता और निरक्षरता के कारण असमर्थ हैं। ये जयपुर शहर हिंदू विकास समिति बनाम राजस्थान राज्य का मामला है। जनहित याचिकाएं लोक प्राधिकरणों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करते हैं। ये मूल अधिकारों का बेहतर उपयोग करने को बढ़ावा देते हैं। लेकिन जनहित याचिकाओं से जुड़ी कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कि इसमें कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है, न्यायालयों के मूल्यवान समय का दुरुपयोग किया जाता है, झूठी मुकदमेबाजी के माध्यम से विकास से जुड़ी गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए एस्बेस्टस के विकल्प से जुड़े प्रतिद्वंद्वी औद्योगिक समूहों ने छद्म मुकदमेबाजी का सहारा लिया था। इन समूहों ने स्वास्थ्य को हानि की आड़ में एस्बेस्टस इकाइयों को बंद कराने के लिए एक जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका की शुद्धता और शुचिता को बनाए रखने के लिए उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफल मामले में उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक न्यायालयों के लिए कई निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश वास्तविक जनहित याचिकाओं को तुच्छ जनहित याचिकाओं से अंतर करने में मदद करते हैं। जनहित याचिकाओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सुनिश्चित करें कि याचिका में व्यापक जनहित, गंभीरता और तात्कालिकता के मुद्दे शामिल हैं, जिन्हें प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। विषय की वास्तविकता की जांच करें, सुनिश्चित करें कि जनहित याचिका के पीछे कोई व्यक्तिगत लाभ, निजी प्रयोजन या परोक्ष उद्देश्य शामिल नहीं है। याचिका पर विचार करने से पहले याचिकाकर्ता की विश्वसनीयता को सत्यापित करें। ये सुनिश्चित करें कि याचिका का उद्देश्य वास्तव में सार्वजनिक नुकसान या सार्वजनिक जोखिम का निवारण करना है। और आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। अवसंरचना निवेश न्यास इनविट राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के हिस्से के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने NHAI अवसंरचना निवेश न्यास के तहत और अधिक सड़कों के निर्माण की पेशकश की है। इनविट एक व्यावसायिक ट्रस्ट है। ये बाजार विनियामक के साथ पंजीकृत है। ये परिचालन करने वाली अवसंरचना परिसंपत्तियों का स्वामित्व, संचालन और प्रबंधन करता है। इनविट इक्विटी और ऋण निवेश के बीच एक हाइब्रिड है। भारत में इनविट्स को सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियमित करता है। ये म्यूचुअल फंड की तरह एक जमा निवेश इकाई है। ये प्राप्त धन को सड़कों, विद्युत संयंत्रों, ट्रांसमिशन लाइनों, पाइपलाइनों आदि जैसे वास्तविक बुनियादी ढांचे की परिसंपत्तियों में निवेश करता है। इनविट से स्थिर और अनुमानित नकदी प्रवाह होता है, कम जोखिम उत्पन्न होता है और उच्च गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियां निर्मित हो सकती हैं तथा अत्यधिक तरलता रहती है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक। भारतीय वायुसेना ने RCS उड़ान के तहत असैन्य उड़ानों के संचालन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 7 स्थानों पर रक्षा भूमि सौंपी है। इन स्थानों में बागडोगरा, दरभंगा, आदमपुर, उतरलाई, सरसावा, कानपुर और गोरखपुर शामिल है। RCS उड़ान योजना को नागर विमानन मंत्रालय ने वर्ष 2016 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य कम सेवा में लिए गए हवाई अड्डों को उड़ानों के माध्यम से प्रमुख हवाई अड्डों से जोड़ना है। इन उड़ानों की लागत 2500 रुपए प्रति घंटे होगी। इसके तहत चयनित एयरलाइन प्रचालकों को व्यवहार्यता, अंतर वित्त पोषण और अन्य रियायतें प्रदान की जाती हैं। इससे गैर सेवा प्राप्त या कम सेवित विमानपत्तनों, हेलीपोर्ट्स या जल हवाई अड्डों से प्रचालनों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ODI
जानकार निवेशक उदारीकृत प्रेषण सुविधा के साथ विदेशों में क्रिप्टो करेंसी पर दांव लगाने के लिए ओडीआई मार्ग का उपयोग कर रहे हैं। ओडीआई भारत के बाहर एक संयुक्त उद्यम या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में स्वचालित मार्ग या अनुमोदन मार्ग के तहत किया गया एक निवेश है। भारतीय पक्षकारों को ऐसी विदेशी इकाइयों में निवेश करने की अनुमति नहीं है जो कि रियल एस्टेट या फिर व्यापार गतिविधि में संलग्न है या फिर भारतीय रुपए से जुड़े वित्तीय उत्पादों की पेशकश करते हैं। ओडीआई के लिए पात्रता के तहत कंपनी संसद के अधिनियम के तहत निर्मित निकाय होनी चाहिए। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के तहत पंजीकृत साझेदारी फर्म होनी चाहिए। इसके अलावा सीमित देयता भागीदारी यानी एलएलपी अधिनियम 2008 के तहत पंजीकृत एलएलपी होनी चाहिए और उदारीकृत प्रेषण सुविधा के तहत निवासी व्यक्ति होना चाहिए। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ तीर्थ पर बल दिया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर तथा ओडिशा को ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है कि केदारनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा और रथ यात्रा उच्च स्तर की स्वच्छता के साथ आयोजित किए जाएं। इन राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे तीर्थ स्थलों तक पहुंचने वाली सड़कों पर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए पर्याप्त संख्या में स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराएं। इसके अलावा सभी भोजनालयों को कचरा संग्रहण, खाद्य अपशिष्ट के स्वस्थानीय प्रसंस्करण आदि के बारे में जागरूक किया जाए। इन तीर्थ स्थलों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी अपेक्षित है। सागरमाला युवा पेशेवर योजना। सागरमाला युवा पेशेवर योजना को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने तैयार किया है। इसका उद्देश्य मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में प्रतिभाशाली, आगे की सोच रखने वाले और गतिशील युवा पेशेवरों को शामिल करना है। सागरमाला एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पहल है। इसे वर्ष 2015 में भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के प्रदर्शन के रूपांतरण के लिए शुरू किया गया था। इस नई योजना के तहत शुरू में लगभग 25 युवा पेशेवरों को 2 वर्ष के लिए नियोजित किया जाएगा। ये बुनियादी ढांचे, डेटा विश्लेषण, परियोजना प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट प्रदान करेंगे। ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी विभाग, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की एक संयुक्त रिपोर्ट है। ये सतत विकास लक्ष्य 7 के तहत वैश्विक प्रगति पर लक्षित है। SDG 7 सभी की सस्ती, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने पर बल देता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2020 में विश्व की 91% आबादी की विद्युत तक पहुंच थी और प्रगति की वर्तमान दर के मुताबिक विश्व में वर्ष 2030 तक केवल 92% ही विद्युतीकरण हो सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य ऊर्जा उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा हिस्सेदारी को ऊर्जा खपत के 30% से ज्यादा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की पेशकश करने वाली बीमा कंपनियों के लिए आवश्यक पूंजी को 50% तक कम कर दिया है। इससे योजना में बीमाकर्ता की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही अधिक वित्तीय सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को वित्त मंत्रालय के तहत वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों को किफायती बीमा और सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना की पेशकश जीवन बीमा निगम और उन अन्य सभी जीवन बीमा कंपनियों द्वारा किया जा रहा है जो आवश्यक अनुमोदनों के साथ समान शर्तों पर उत्पाद की पेशकश करने और इसके लिए बैंकों के साथ गठजोड़ करने की इच्छुक हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ ई-संजीवनी का एकीकरण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अपनी प्रमुख योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ ई-संजीवनी के सफल एकीकरण की घोषणा की है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य भारत में मौजूदा डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों और हितधारकों के बीच अंतराल को समाप्त करने के लिए डिजिटल हाईवेज का निर्माण करना है। ई-संजीवनी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की टेलीमेडिसिन सेवा है। इस एकीकरण से मौजूदा ई-संजीवनी उपयोगकर्ता आसानी से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बना सकेंगे। साथ ही उपयोगकर्ता इस खाते का अपने मौजूदा स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स को लिंक करने और प्रबंधन करने के लिए उपयोग कर सकेंगे। सांझी चित्रकला। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने क्वाड बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को सांझी चित्रकला का एक चित्र भेंट किया। इस चित्रकला का विकास 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुआ था। इसमें कृष्ण के जीवन की घटनाओं पर आधारित स्टेंसिल बनाना शामिल है।
सांझी शब्द सांझ या संध्या से लिया गया है। ये संध्या के समय मंदिरों में रंगोली बनाने की प्रथा से संबंधित है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए एहतियात बरतिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।